चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट एंड आवर लाइव्स। क्लाइमेट से हमारी जिंदगियां कैसे जुड़ी हुई है, क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट का हम पे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं लाइव्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट एंड डिपेंडेंट ऑन इट। ऑफ कोर्स डिपेंडेंट तो हैं, कैसे जुड़ी हुई है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर। बहुत सारे लोकल कल्चर्स में हमें क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट वो देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किससे, सीजन्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से, ठीक है। जैसे फसल काट रहे हैं तो एक कोई त्योहार आता है, बसंत पंचमी का एक त्योहार है, मकर संक्रांति का एक त्योहार है, राइट। तो ऐसे अलग अलग त्योहार हैं। जब सर्दियां खत्म होकर गर्मियां आने वाली होती हैं, हमारा होली का एक त्योहार आता है ना। और गर्मियां खत्म होकर जब सर्दी का त्योहार आने वाला, सर्दी का सीजन आने वाला होता है, वहां पे हमारी दिवाली आ जाती है ना। तो एक इम्पोर्टेंस है अलग अलग फेस्टिवल्स जो हम मनाते हैं अलग अलग सीजन्स में, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हमारे लोकल कल्चर्स जो हैं वो क्या है, रिलेटेड हैं या कनेक्टेड है हमारे क्लाइमेट से, ओके। चलो, अब ये बोल रहा है कि क्लाइमेट का जो है ऑल्सो हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी पे भी है भैया इफेक्ट। कैसे है कि मॉनसून फेलियर करके हमने कुछ सुना होगा, मॉनसून फेलियर। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर, ठीक है। इरिगेशन के लिए हमारी जो क्रॉप्स होती हैं जो, उनकी इरिगेशन के लिए हम जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून पे, बारिश आने पे, प्रेसिपिटेशन पे, है ना, रेनिंग पे। तो अगर मॉनसून फेलियर हो जाता है, अगर मॉनसून टाइम से नहीं आता है या जितना ज़रूरी है उतना नहीं आता है, तो क्या होता है, हमारी क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून, इन सच केस एग्रीकल्चर सफ़र करते हैं हमारे, ठीक है। और मॉनसून जो है, बारिश जो है, कई जगह हैं जहाँ पे पानी की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। उसी पानी को जो फिल्टर करके वो उसको बहुत सारे यूज़ में लेते हैं, है ना। तो अगर बारिश नहीं आती है तो पानी की सर्च में औरतों को या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, औरतें जो होती हैं यूजुअली, जो डेली बेसिस पे पानी की जो ज़रूरत होती है, अगर रेन आ जाती है अच्छे से तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं उस वाटर को हार्वेस्ट करके। अगर नहीं तो उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए। अपने राजस्थान में ये केस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल लेबर्स जो हैं, अगर आपकी फसल अच्छी नहीं है, क्रॉप्स आपकी फेल हो गई, तो अब क्या करेंगे वो बेचारे, अब वो माइग्रेट कर जाएंगे सिटीज़ में कोई और काम देखने के लिए, है ना। जो कि कृषि से अलग हो। और फूड है, जैसे ग्रेन है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे, है ना। डिमांड एंड सप्लाई, अगर प्राइस, अगर आपके पास इनफ अमाउंट में एक चीज है, आप वीट को ही लेके चल रहे हैं ना, स्टेपल क्रॉप वीट है। वीट अगर आपके पास एम्पल अमाउंट में है, अच्छी खासी मात्रा में है, तो इसका प्राइस जो है कम रहेगा, ठीक है, जिसको हर कोई अफोर्ड कर पाए। लेकिन अगर क्रॉप फेलियर हो गई, गेहूं की फसल उतने अच्छे से नहीं उगी, तो ये क्या है, वीट की अमाउंट क्या होगी, कम हो गई। अब प्राइस जो है इसके ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं रहेगा ये, ठीक है। जिस चीज़ की भी हमारी कमी हो जाती है उसके भाव जो हैं बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे इन्फ्लेशन हो जाती हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफन डिपेंड्स ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। The world over, we can easily detect such connections between the climate and socio-economic conditions. Those conditions get easily sustained when climate disasters strikes. अब हम climate और disasters के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट से कैसे डिजास्टर्स जो हैं वो आपके क्रिएट हो सकते हैं और उनको हम कैसे टैकल करते हैं। इंडियाज डाइवर्स वेदर पैटर्न कैन ब्रिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशंस। डाइवर्स वेदर पैटर्न है हमारे, है ना,
अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का जो है वेदर आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जैसे साइक्लोन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब क्या है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस है वेदर की, ठीक है। और इनसे क्या होता है, डिजास्टर। डिजास्टर मतलब नुकसान होता है आपका जान और माल का, है ना। लाइव्स दाव पे लग जाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये सब क्या है, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड्स वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं। किससे रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड। कैसे हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। दीज इवेंट्स इफेक्ट पीपल्स लाइव्स, डिसरप्ट एग्रीकल्चर, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टर्ब लोकल इकोनॉमीज। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर ये डिजास्टर्स आते हैं। लोगों की जो जिंदगी उनको बहुत इफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो है, बारिश नहीं आई तो दिक्कत, ड्रॉट की प्रॉब्लम, बारिश बहुत ज्यादा आ गई तो फ्लड की प्रॉब्लम, है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा है बाढ़ अगर आ जाती है तो कैसे बिल्डिंग की बिल्डिंगें बह जाती हैं, है ना। और इससे इकोनॉमी जो होती है लोकल लोगों की, जहाँ पे बाढ़ आई बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, राइट। पहला डिजास्टर हम क्या बात कर रहे हैं, साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है, एवरी ईयर द इंडियन कोस्ट लाइन, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट लाइन, विटनेस सेवरल साइक्लोन्स। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडियन ईस्टर्न कोस्ट लाइन। इस कोस्ट लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, ये आपका इंडियन कोस्ट लाइन है। यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल आ जाएगा आपका, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। Some of them have been highly destructive, resulting in loss of humans, animal life, damaging property and infrastructure, uprooting trees and causing soil erosion. ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ह्यूमन की लाइफ का लॉस हमने देखा, एनिमल्स की लाइफ का लॉस हमने देखा है, प्रॉपर्टी हमारी डैमेज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, uprooting trees, पेड़ आपके उखड़ जाते हैं, जिससे सोइल इरोजन भी आपका होता है, ठीक है। अब जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमने जो पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, ये क्या करता है, ये कीप ट्रैक ऑफ कमिंग साइक्लोन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन देयर फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, प्लेस ऑफ लैंडिंग। तो आईएमडी क्या करता है, आईएमडी क्या करता है, ये जो भी साइक्लोन्स वगैरह ये क्या करते हैं, ये कांस्टेंट वेदर फोरकास्टिंग करते रहते हैं ना, ये बताते रहते हैं। हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे हमने अलग अलग जो कि हेल्प करते हैं, एक हमने ऑटोमेटेड भी देखा था, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स लगा के बड़े बड़े और देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या वेदर फिनोमेना हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना। तो ये आईएमडी जो है इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो ट्रैक रख पाए इन सब चीज़ों का। साइक्लोन आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन इनको पहले ही पता लग जाए, कहाँ पे आएगा, कब स्टार्ट होएगा, कहाँ पे आगे खत्म होएगा ना, कहाँ पे लैंड करेगा, तो ये सारी चीजें। इसके बारे में हम जान लेते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये क्या है, ये स्पेशली ट्रेन टू रिस्पॉन्स टू द नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर, डिजास्टर्स जो होते हैं जो इंसानों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, उनको उनके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उनमें ये रेस्क्यू मिशन जो है अपने ऑपरेट करते हैं। ये एनडीआरएफ जो है बटालियंस आर लोकेटेड इन 12 डिफरेंट लोकेशंस, कहाँ पे, 12 अलग अलग लोकेशंस में ये जो है लोकेटेड हैं इंडिया के अंदर। और ये इनका की रोल होता है रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड, जहाँ पे भी नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर्स आते हैं वहां पे ये जाते हैं। और वहां पे क्या है, ये रेस्क्यू या इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन क्या है कि भैया अगर हमें पता लग गया कि वहां पे बाढ़ आने वाली है या वहां पे साइक्लोन आने वाला है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले ही हमारे आईएमडी वाले हमें बता देंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आने वाली हैं, तो ये वहां पे जाके इवैक्यूएट करते हैं कि भाई आप ये एरिया खाली कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हो सकती है, राइट। और रेस्क्यू, जो लोग फंस गए हैं तो फिर उनको निकालना उस सिचुएशन से। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये आप आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत दे रखा है उसको देख लेते हैं। हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड, अब साइक्लोन बनते क्या हैं।
We saw in the some special situations the atmosphere pressure near the sea becomes lower than the surrounding areas. अब क्या होता है कि ये आपका एक वाटर बॉडी, एक समुंदर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक कहीं पे एक छोटी सी जगह पे क्या होता है, लोअर प्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है? लोअर प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर क्या है? लो प्रेशर है। यहाँ पे क्या है? इसके आसपास जो है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ठीक है। हमने देखा है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जो मूव करती है, राइट, creating a low pressure, and this is an invitation to the air from surrounding area to come into the low pressure area, and air from the sea moves in, bringing with it moisture and rain. अब क्या होता है कि इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए ये आसपास की जो एयर होती है ये आती है भाग के कि भैया हम आएंगे यहाँ पे ना। और इसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर ये एयर है तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होएगा इसमें, तो ये मॉइस्चर और रेन जो है ब्रिंग करके लाते हैं। When the low pressure is intense and wind speeds are high, this may result in the cyclone. और ये जो लो प्रेशर जो है ये क्या है? ये बहुत ज्यादा इंटेंस है। और इंटेंस मतलब तो स्पीड जो है वो हवा की और ज्यादा हो जाएगी, है ना। जितना लो प्रेशर, जितना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी विंड, वो है उस उतना ही ज्यादा जो है, मतलब जितना ज्यादा वेरिएशन होएगा ना इनके प्रेशर में, उतनी ज्यादा जो है विंड की स्पीड होती है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली लो हो जाता है, ये एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, तो ये बहुत तेजी के साथ हवा आती है, ओके। तो जिससे साइक्लोन आपका बन जाता है। एज विंड कलेक्ट्स मॉइस्चर दे फॉर्म क्लाउड्स एंड रोटेट इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या है? डिप्रेशन। क्यों है ये डिप्रेशन? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। बाद में जब ये साइक्लोन बन जाएगा तो हम इसको आई ऑफ साइक्लोन भी बोल लेंगे, ओके। Rotating inwards to the center of depression, this center which is cloudless is called eye of cyclone, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये cloudless है, इसके आसपास चल रहा है जो धुआंधार चल रहा है, ठीक है। और बीच में क्या है? ये आई हम इसको बोल देते हैं, आई ऑफ साइक्लोन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स के बारे में बोला ना इन्होंने, ये क्लाउड्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स क्या है? White lump in the sky you might say, but what are they made of? आंसर क्या है? सिंपल है कि भैया पानी से बने होते हैं क्लाउड, ठीक है। बट नॉट जस्ट एनी वाटर, ऐसा नहीं है कोई भी पानी। क्लाउड्स आर masses ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल्स एंड मिक्सचर ऑफ बोथ। भैया वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, आइस क्रिस्टल भी होती हैं, दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस क्रिस्टल होते हैं, उनके जो हैं ये क्या होते हैं? बादल जो है बने हुए होते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है? ये लैंड मास है। ये ब्लू क्या है? ये आपका वाटर है। और ये जो व्हाइट है ये क्या है? ये आपकी क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है, ये विंड ब्लो कर रही है, यहाँ पे आ जाएंगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे आप देखेंगे। आई ऑफ स्टॉर्म, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या है? लो प्रेशर है। दिस इज लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और इस जो आसपास का जो हाई प्रेशर एरिया है उसकी दौड़ लगी हुई है इस हवा की कि भैया हम जाएंगे पहले, हम जाएंगे, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और ये ऐसे घुमंत्र फॉर्मेशन हो जाती है, क्लाउड्स आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि पानी आ रहा है ना, बेसिकली पानी आ रहा है हवा के साथ, तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। और क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है तो कांस्टेंट रेनिंग भी यहाँ पे चल रही है ना। और जीत कोई नहीं पा रहा है, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। ये बहुत काम एरिया रहता है, ये काम है, इसके आसपास जो है ये धुरंधरी चल रही होती है, राइट। चलो, ये बेसिकली साइक्लोन है आपका एक वाटर बॉडीज पे। उसके बाद सेकंड हम बात कर लेते हैं, साइक्लोन हमने देख लिया। दूसरा आपका फ्लड्स। फ्लड्स क्या होती हैं? वाटर फ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। अगर जब फ्लड ऑकर होती है, फ्लड क्या होती है? बहुत ज्यादा रेन आ जाना, एक जगह पे बहुत ज्यादा रेन या वाटर का प्रेजेंस, जो कि मूविंग वाटर आप लगा लेना, मूविंग वाटर जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगा, बकसता है ना, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीडी मूविंग वाटर होती है फ्लड, ठीक है। वाटर फ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो सकता है, जनरेटिंग रन ऑफ वाटर एंड द लैंड कैन नॉट अब्जॉर्व। अगर अगर यहाँ पे जमीन प्यासी है, मतलब सूखी जमीन है,
तो पानी जब आ रहा होगा तो मोस्ट ऑफ इट तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, ग्राउंड भी, हमारा सरफेस जो है, धरती भी उतना पानी सोख नहीं पा रही है अपने अंदर, तो ये रन ऑफ करता रहता है, ठीक है, बहता रहता है। Excessive accumulation of the water in the bodies like rivers and lakes until the water overflows or their banks are breached. Floods occurs frequently during the monsoon. Usually हमारा monsoons में ही floods आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो rivers होते हैं वो हमारी overflow कर जाती हैं, ठीक है। पहले तो क्या था, कम कम वाटर, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, है ना। सर्दियों में ऐसे बर्फ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन जैसे गर्मियाँ, सन की सनलाइट जो बढ़नी स्टार्ट होती है, गर्म पिघलना स्टार्ट हो जाती है, फिर मानसून आती है, पानी और ज़्यादा बरसता है, तो ये क्या होता है कि ये जो नदियाँ अपने उफान पे आ जाती हैं, ठीक है। तो यूजुअली जो है मानसून में आपका जो फ्लड आती हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ पे तो आती रहती है, वल्नरेबल है ये टू फ्लड्स, यहाँ पे तो आती रहती है, हर साल आती है, आपको देखने को मिल जाएगा। हैव यू सीन और रेड अबाउट फ्लड्स? तो ये आप बताएं, आपने सुना है, देखा है क्या फ्लड्स के बारे में? द हिमालय रीजन्स ऑन द अदर हैंड, फ्लड्स ओकर्स व्हेन ग्लेशियल लेक ओवरफ्लोज। अब प्लेन्स में तो क्या, रिवर बह रही है ना, रिवर बह रही है तो वो अपने पानी के साथ फ्लड लेके आ रही है। हिमालयन रीजन जहाँ पे है ही बर्फबारी, तो वहां पे क्या होता है कि लेक्स होते हैं, ग्लेशियल लेक्स होते हैं, ठीक है। जब उनका ओवरफ्लो हो जाता है, लेक बनी होती है, वहां पे रिवर्स नहीं होती, लेक है मान लो, तो ये लेक जो है ओवरफ्लो कर जाएगी, ठीक है, ग्लेशियल लेक। तो उसकी वजह से ग्लेशियल लेक्स फॉर्म ए बैरियर ऑफ रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर विच ऑफन कम्स फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर। अब इसके आसपास चट्टाने वट्टाने हैं, ठीक है, ऐसे ही तो बनती है लेक। बीच में एक मतलब डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा सा होता है, और आसपास के जो एरिया होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, तो पत्थर वत्थर यहाँ पे पड़े होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे जो है ग्लेशियर बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है, तो यहाँ पे पानी ओवरफ्लो कर जाएगा और फिर ये भी बहने लगेगा ऐसे उभर उभर के, ठीक है। चलो, ये आपको क्या दिखा रखा है, ये साइक्लोन है, ये अलग अलग दिखा रखे हैं आपको। ये साइक्लोन की वजह से नुकसान हो रखा है, ये लैंडस्लाइड की वजह से। लैंडस्लाइड मेजरली आपका माउंटेन एरियाज में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, माउंटेन्स में होता है आपका लैंडस्लाइड मेजरली। ये फॉरेस्ट फायर आपको दिखा रखे हैं, ये सारे नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड भी हो सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर ओनली, ठीक है। ये आपको फ्लड दिखा रखा है, ओके। और जब वो लेक जो है आपकी बहुत जल्दी ग्लेशियर जो मेल्ट हो जाता है, उसको हम ग्लेशियल बर्स्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। एकदम से बहुत फास्टली अगर आपका ग्लेशियर जो है क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, तो इसमें एक एग्जांपल दिखा रखा है उत्तराखंड का। 2013 में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर बस्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत कॉन्टिन्यूस हैवी रेन वगैरह आ रही थी ना, तो उसकी वजह से ग्लेशियर बस्ट आपका हो गया था। बहुत आपके लैंडस्लाइड्स हुए थे वहां पे। इम्पोर्टेंट साइट थी एक केदारनाथ, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी आपकी 2013 में, याद भी होगा आपको। Several villages were washed away in the floods along with many roads and bridges. Altogether about 6,000 people जो हैं वो आपके they lost their lives there. Many cities experience flood when there is heavy rainfall. और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम होता है, पूरली प्लान कंस्ट्रक्शन एंड क्रॉसिंग ऑन द वाटरवेज। ये आपका जहाँ पे गवर्नेंस काम कर सकती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अगर विद विल अगर काम करना चाहे तो ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है ड्यू टू करप्शन एंड सो मैनी अदर रीजंस। तो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो ओवरबर्डन रह रहता है ना। वाटरवेज जो वो एनक्रोच कर ले जाते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी जाती हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां होती हैं, तो ये सब की वजह से जो है ये आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आ गया लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या, सडन कोलैप्स ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड डेब्रिस। इसमें क्या होता है, ये आपका पहाड़ है, तो इसमें से ये जो एक छोटा सा टुकड़ा ये खिसक जाएगा, ये क्या होएगा, ये एकदम से खिसक के ऐसे नीचे आ जाएगा, इस पे रॉक हो, सोयल हो, डेब्रिस सब एकदम से बहा जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश 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 हो रही है, तो ये पूरा एक
पूरा हिस्सा एकदम से खिसक के नीचे आ जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। मेनली जो है ये आपका हिली रीजन और माउंटेन्स में देखने को मिलता है। और स्टेट्स जैसे कि अंदर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्टर्न घाट्स में जो भी हिली एरियाज हैं, यूजुअली आपको वहाँ पे लैंडस्लाइड जो वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और द चांस ऑफ लैंडस्लाइड्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान खुद खुद के दुश्मन हैं, हो रखे हैं मतलब, तो वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना होता है डेवलपमेंट के नाम पे, फॉरेस्ट को काट देते हैं वो, infrastructure building without following approved method, and the construction of too many buildings that block the natural flow of water, है ना। नेचुरल फ्लो है, ये पता है आपको, रिवर यहाँ से बहेगी, यहाँ पे भैया आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, रिवर का रास्ता ही रोक दिया, अब वो पानी जाएगा कहाँ से। तो ये तो मतलब कुछ टाइम के बाद, अगर ब्लॉकेज के बाद, तो वो अपना रास्ता तो बनाएगा ना, फिर इनकी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, है ना। तो इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज से होता ही है, होने लगा है मतलब। चलो, इसके बाद हमारा आ गया फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में क्या है, अनकंट्रोल्ड फायर ये आपकी होती है दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स जो भी वहाँ पे होते हैं। ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस में ये यूजुअली होता है। ड्रोट्स और हाई विंड वहाँ पे होती हैं। केयरलेसनेस की वजह से, ह्यूमन केयरलेसनेस जो है, बहुत सारी ऐसी आग लगती रहती हैं। फॉरेस्ट फायर कॉमन इन स्टेट्स विद लार्ज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड एरिया। फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में ही लगेगी जहाँ पे ज़्यादा आपका बड़ा फॉरेस्ट होगा या ग्रासलैंड एरिया होंगे, जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आपको जो है फॉरेस्ट जो है वो देखने, फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिल ही जाती है हर समर, जिससे कि आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसको हार्म पहुंचता है, आपका इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेड हो जाता है। एयर क्वालिटी ऑफ कोर्स, अगर आग है, धुआं धुआं हो जाएगा, एयर क्वालिटी जो वो खराब हो जाएगी। और जो वहाँ के आसपास जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, उनको भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं जो आपकी कहाँ रहती हैं, जंगलों में ही रहती है। जंगलों में आग की वजह से फिर उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये जो है, इसके इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक दोनों ही जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंज। क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंज होता है ये, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही क्लाइमेट को हम देखते हैं, एटलीस्ट डिकेड्स में हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। तो ये लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट चेंज होता है कि हो गया तो भैया हो गया। दिस मे बी ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट और ऑन अ रीजनल स्केल। प्लैनेट के लेवल पे भी, या फिर एक किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में भी, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या है, आपका शिफ्ट इन टेम्परेचर हो सकता है, या प्रेसिपिटेशन, या फिर वेदर इवेंट्स। पास्ट मिलेनियम में जो है अगर हम बात करें, तो नेचुरल प्रोसेसेस ड्रो क्लाइमेट चेंज since 19th century. However, the climate has been largely driven by human activities. Particularly हमने क्या किया, हमने fossil fuels को इतना बर्न किया, हमने डिफोरेस्टेशन किया, हमने environmentally harm इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की हैं, हमने प्रोडक्शन के नाम पे पैटर्न ऑफ एक्सेसिव एंड वेस्टफुल कंजप्शन, ये सब हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमने क्लाइमेट चेंज को देखा है 19th सेंचुरी के बाद। ये देखो, जंगल काट दिए हैं इन्होंने, इन लकड़ियों को यूज करेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, है ना। अब फॉसिल फ्यूल एक की टर्म है, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। क्या मतलब इसका, सोर्सेज ऑफ द एनर्जी that were formed from the remains of plants and animals that died millions of years ago and were buried under the layer of soil and rock or under the sea, where heat and pressure slowly turn them into coal, petroleum, oil एंड नेचुरल गैस। क्या होता है, आपके जो भी नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हैं, जो कि आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो आपके धरती में, समुद्र के नीचे कहीं भी जो दबे रहते हैं, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, हीट और प्रेशर इतना होता है कि वो जो है वो किस में, कोल में
पेट्रोलियम ऑयल में या फिर नेचुरल गैसेज में वो टर्न हो जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। ये देखो ये आपकी इंडस्ट्री। वाई डज द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो है वो आपको कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है? कोल को अगर हम बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल को हम यूज कर रहे हैं अगर, तो वो क्या कैसे असर डाल रहे हैं? तो क्या है कि जो अर्थ का नेचुरल कार्बन साइकिल है ना, CO2 and other gases are released gradually in the atmosphere and trap heat from the sun। जितने भी ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये क्या करती हैं, ये सन की लाइट आ रही है सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। अब क्या है कि आ तो गई हैं, ये रेडिएशन के तौर पे जब वो वापस जाते हैं ना उसको जाने नहीं देते, यहाँ पे ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। और सनलाइट में क्या है, सनलाइट में है आपकी हीट, क्या है, हीट है। तो ये गर्मी को बढ़ाने का काम कर रही है, ये सनलाइट की जो रेडिएशन है जो धरती वापस फेंकती है उसको ये वापस नहीं जाने देती, यहाँ पे ट्रैप करके रख लेती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म्स अर्थ इनफ टू सपोर्ट लाइफ। मतलब अगर ये लिमिटेड अमाउंट में, इसके बिना तो फिर हम क्या, इसके बिना अगर सनलाइट हमारी यहाँ पे रुकेगी नहीं तो हीट हमें नहीं मिलेगी तो क्या होएगा, हमारी जीवन लीला यहाँ पे होगी ही नहीं, है ना। हीट की जरूरत है हमें, अगर सन नहीं होता तो हम थोड़ी होते हैं ना। तो लाइट और हीट की हमें ज़रूरत है एक लेवल तक, लेकिन जैसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज हमारी बहुत एम्पल अमाउंट में हमने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है तो इसके साइड इफेक्ट भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इन्होंने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, इन जस्ट अ फ्यू सेंचुरीज में। दिस सडन इंक्रीज ट्रैप्स एक्स्ट्रा हीट जो ये ट्रैप करना स्टार्ट कर देता, कोजिंग रैपिड ग्लोबल वार्मिंग एंड डिसरप्टिंग द क्लाइमेट पैटर्न्स। अब क्या है भैया, कुछ ही 100 सालों में आपने इतना ज़्यादा हीट जो है वो इतना रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट में कि अब वो एक्स्ट्रा हीट को जो है क्या करना, ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिससे अब आपकी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रैपिडली बढ़ गई, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ गई है तो आपका जो क्लाइमेट पैटर्न्स थे उनको भी डिस्टर्ब कर दिया। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सोसाइटीज हैव अडोप्ट टू ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हम अडोप्ट तो कर ही रहे हैं ऑफ कोर्स, बट ये इसी वजह से हो रहा है। इन इंडिया राइजिंग टेम्परेचर आर प्रेस्टिपल in many regions. Early in 25, for instance, the country's average temperature was 1 to 3 degree above normal। तो नॉर्मली जितना भी टेम्परेचर हमें देखने को मिलता था उससे 1 से लेके 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर जो हमें यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। विंटर आर मच शॉर्टर, विंटर जो है हमारी कम हो गई है। विंटर का जो एक आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप अक्टूबर से लगा लो, ये एक आपका टाइम फ्रेम रहता है ना। तो अभी देखो हम दिसंबर में चल रहे हैं और ठंड है ही नहीं, मतलब बहुत जितनी हुआ करती थी पहले, इस सीजन वो वाली ठंड आपको नहीं देखने को मिल रही है ना। 15 दिसंबर 25 को हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें उतनी ठंड नहीं महसूस हो रही है जो पहले हमें दिसंबर के टाइम पे, इस टाइम पे हमें फील ठिठुरन जो महसूस होती थी, है ना। तो हमारी जो सर्दियां हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। दिस इफेक्ट नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स मतलब अगर एग्रीकल्चर अगर आपका इफेक्ट हो गया ना तो बाकी सारी चीजें अपने आप, क्योंकि रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज को कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। आपकी क्रॉप्स ही कैश हो या फिर फूड क्रॉप्स हो, कोई भी क्रॉप हो, रॉ मटेरियल आपको यहीं से मिल रहा है ना। रॉ मटेरियल नहीं बन रहा तो बाकी इंडस्ट्रीज आपकी क्या कर लेंगे, कहाँ से करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स कैन हैव टू प्रिपेयर बेटर फॉर द चैलेंजेस। अगर हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज में और डिजास्टर्स के आने में क्या हमारा एक जो है रिलेशनशिप है, तो हम क्या करेंगे, हम शायद बेटर प्रिपेयर कर पाए जो इससे आने वाले चैलेंजेस है उनसे बचने के लिए। इट सपोर्ट्स द नीड ऑफ मोर environment friendly practices and building resilience and adaptations in the communities। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडियाज अटेम्प्ट टू प्रमोट मेजर ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। अब हम क्लाइमेट मिटिगेशन का जो है फॉर्मूला अपना रहे हैं, सच एज कटिंग डाउन ऑन ग्रीन हाउस एमिशंस, प्लांटिंग ट्रीज, बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जीज एंड इम्प्रूविंग एनर्जी
एफिशिएंसी प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पता लगा कि भैया अच्छा ऐसे ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आग का गोला बन जाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको कम करो। मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके अमाउंट आप कम कर दो। या फिर हमें बहुत ज़्यादा पेड़ जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी, हमें कोल पे कम डिपेंडेंट रहना है, हमें विंड एनर्जी, हमें सन एनर्जी है ना, सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी को हमें करना है, वाटर बेस्ड न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का हम यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है ना, नेचुरल एनर्जी है ये। कोल वगैरह जो है ये हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको बनने में, है ना, और ये नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्सेज है। हमें रिन्यूएबल कि भाई अगर पानी से, वाटर से अगर हम बना रहे हैं तो रिन्यूएबल है, हम बनाते रहेंगे, इट्स नॉट लाइक कि ये ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम सनलाइट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सन तो अभी ख़त्म होने वाला है नहीं, होएगा। सन इज ए स्टार, इसकी जब एनर्जी है, इसका फ्यूल जो है वो बर्न अप होके जब खत्म हो जाएगा, सन विल डाई इवेंचुअली, बट वो बहुत मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लग जाएंगे, है ना। तो तब तक तो हम यूज कर ही सकते हैं सनलाइट को, है ना, तो ये रिन्यूएबल है। और कहीं ना कहीं अर्थ के किसी न किसी कोने पे सनलाइट जो प्रबल अमाउंट में आपको मिल ही जाते हैं ना। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमें जो है वो अभी हम बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बट दिस ऑफन क्लैश विद ए डिजायर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड कंजप्शन। अब भैया आप इन सब चीज़ों को, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आप लेके आ रहे हैं ना, मतलब इंसान की क्या है, वांट्स तो बहुत ज़्यादा है, वांट्स एंड नीड्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो क्या है, वो हमारे लिमिटेड हैं, राइट। अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और रिसोर्सेज जो हैं जहाँ से हमें मिल सकता है वो बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है इकोनॉमी का वो आता है। इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी जब पढ़ेंगे ना तो ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके गांधी जी का एक कोट भी आता है। गांधी जी बोलते हैं कि भैया हर इंसान की ज़रूरत, नीड्स को पूरा करने के लिए तो धरती मैया के पास बहुत कुछ है, ज़रूरतें तो आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी ख्वाहिशें, डिजायर्स आपकी पूरी हो जाए, फिर तो इंसान क्या चाहेगा कि भैया मेरे पास यूँ सारे रिसोर्सेज, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी एक इंसान की भी पूरी नहीं हो पाएंगी डिजायर्स, तो है ना। ऐसे ही फिर एक दूसरा कोट आता है गांधी जी का, वो बोलते हैं कि भैया आप अपने जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज क्या, हवा, पानी, जमीन, कोल, ये सब इनको आप ऐसे यूज करो कि ये आपने लोन ले रखा है, किससे, अपनी आने वाली जनरेशन से। किससे लोन ले रखा है, अपनी आने वाली जनरेशन से आपने लोन ले रखा है, नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी उनसे। आप तो इनको ऐसे यूज कर रहे हो जैसे आपके बाप दादा की जागीर है, और तुम्हें बस हम ही इसको खत्म करके और खत्म करें, ऐसा नहीं है ना। तो ये कोट है, गांधी जी के दो कोट है नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। एक तो ये कि भैया जरूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं, डिजायर तो किसी एक की भी पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। दूसरा ये, क्योंकि लिमिटेड है इसीलिए हमें लोन के तौर पे इनको यूज करना चाहिए, ना कि अपने बाप दादाओं की जागीर के तौर पे, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ी समरी सी है, समरी देख लेते हैं हम, अगर मेरे लैपटॉप ने परमिट किया तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि इसकी जो जोग्राफी है, जिसमें आपके माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना, प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये जो टोपोग्राफी है, जोग्राफी का एक पार्ट है, इसी की वजह से जो हमें डाइवर्स जो है क्लाइमेट इंडिया का देखने को मिलता है। तो दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि वेदर जो होता है, वेदर आपका एक शॉर्ट टर्म है, सीजन जो है आपके ईयरली बेसिस पे होते हैं, है ना। और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट आपका लॉन्ग टाइम पैटर्न ओवर द डिकेड्स को आपको रेफर करता है, ठीक है। चलो, उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपके, फैक्टर्स कौन कौन से जो क्लाइमेट को जो है मतलब इम्पैक्ट करते हैं, जिनसे मिलके आपका क्लाइमेट बनता है, तो ये हमने पढ़े थे।
कौन कौन से हैं, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रॉक्सिमिटी टू सी है, विंड है, टोपोग्राफी है, ये सारे क्या हैं, ये डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है। मॉनसून्स आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंस क्रॉप साइकिल एंड लाइवलीहुड, ऑफ कोर्स मॉनसून बहुत जरूरी है हमारे लिए। Climate is connected with cultural tradition, festivals, agriculture and economic activity. Of course हमने देखा। अच्छा वो आपके फेस्टिवल्स वाला पेज रह गया तो मैं दिखाती हूँ आपको। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प्स प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड साइक्लोन। अगर हमें पहले से ही क्लाइमेट की जानकारी हो तो हमें पता है कि साइक्लोन आने हैं तो हम वो तैयारियां कर लेंगे। हमें पता है कि भैया अभी बारिश का मौसम आ गया है, फ्लड्स आएंगी ही आएंगी, तो हम उस तरीके से तैयार हो लेते हैं, ठीक है। बट सैडली फिर भी बहुत सारी फ्लड्स में हमें देखने मिलता है हर साल कि इतने लोग वहां पे मर गए या इतने लोगों के घर चले गए या फिर जान मान की हानि तो होती है। क्लाइमेट चेंज लीड्स टू एक्सट्रीम ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर एंड कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड्स। तो क्लाइमेट चेंज में जो है बहुत एक्सट्रीम जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकते हैं, वेदर और टेम्परेचर में एक्सट्रीम चेंज जो है आ सकते हैं। नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड जो है दोनों पे ही उनका जो है बहुत तो एक खतरनाक सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। लैटिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, प्रोक्सिमिटी टू ओशियन क्या है, मॉनसून विंड्स क्या है, ब्रिंग्स वेट एयर टू द इंडिया ड्यूरिंग द समर ये क्या है, क्या ये आपकी मॉनसून विंड्स है ना, वेट एयर लेके आते हैं जिससे सॉरी जिससे क्या होता है आपका बारिश आते हैं ना, प्रेसिपिटेशन रेन आपको देखने को मिलती है। क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नदरन एंड सदरन, नॉर्थ और साउथ में जो आपको क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। कीप्स हायर प्लेसेस कूलर, हाई हाई मतलब हाइट, हाइट से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड क्या आपका एल्टीट्यूड है ना, तो हाइट से रिलेटेड ये होगा। मॉडरेट मॉडरेट्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है डे और नाइट का टेम्परेचर, या फिर ओवरऑल टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलती। तो वो क्या है, प्रोक्सिमिटी टू ओशियन, जितना ज़्यादा ओशियन के पास होएगा उतना ज़्यादा आपको वेरिएशन कम मिलेंगे, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ मतलब ये इंडिया का एक्सटेंट है, ये इंडिया है, तो यहाँ का और यहाँ का जो टेम्परेचर में जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे तो थ्रू आउट द ईयर आपकी गर्मी गर्मी चलती रहती है, यहाँ पे आपकी जो ठंड चलती रहती है ना, सर्दियों में तो बर्फ भी पड़ जाती है। तो ये किसकी वजह से है, ये आपका लैटिट्यूड की वजह से है, 837, ठीक है। चलो मैं एक बार वो फेस्टिवल और देख लेते हैं हम कौन कौन से फेस्टिवल जो हमारे रिलेटेड हैं। फेस्टिवल्स का एक पेज था ना जो मिस हो गया बीच में, ये हैं आपके फेस्टिवल्स। ये देखो कैसे आपके फेस्टिवल्स जो है क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। ये आपका बिहू है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये मेरे को बताएंगे कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। बिहू है, छठ पूजा है, मकर संक्रांति है, राइट। ये फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग जगहों पे मनाए जाते हैं। ये बैसाखी है, ये पोंगल है, ये आपका क्या है, ये आपका हेमिस है, ये आपका ए विंटर फेस्टिवल है, ये लूसोंग फेस्टिवल है, ये लोहरी है, ये ओणम है, ये गुड़ी पाड़वा है ना। ये कैसे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के, ये देखो ये सब आपको बताने हैं मेरे को, ठीक है। कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल और क्यों मनाया जाता है करें इतना कष्ट और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आपके ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर पे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर और या हैव ए गुड डे।